पर्यावरण, पर्यावरण के बारे में हमें पढ़ना है। इन्वायरमेंट, पर्यावरण जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पर्यावरण जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। परिधन आवरण, बेसिक है। पर्यावरण जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि और आवरण से। परि का अर्थ होता है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा। परि का अर्थ होता है चारों तरफ, चारों तरफ, और आवरण का अर्थ होता है घेरा। मतलब हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले जैविक अजैविक घटकों का घेरा ही पर्यावरण कहलाता है। इसमें जैविक घटक पर्यावरण में जैसे दो चीज होती है, एक तो जैविक घटक होता है, जैविक घटक, दूसरा होता है भौतिक घटक। जैविक घटक और भौतिक घटक। जैविक घटक के अंदर जीवित जीव आते हैं, पौधे आते हैं, इसमें जीव जंतु, जीव जंतु, पेड़ पौधे, तथा भौतिक घटक के अंतर्गत मृदा, ताप, हवा, सूर्य, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ आते हैं। 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार जैविक घटक तथा भौतिक घटक आपस में अंतःक्रिया करते हैं। जैविक घटकों तथा भौतिक घटकों के, जैविक घटकों तथा भौतिक घटकों के उनके आपस में अंतःक्रिया को पर्यावरण कहते हैं। भौतिक घटक और जैविक घटकों के आपस में अंतःक्रिया को पर्यावरण कहते हैं। ये 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, अधिनियम 1986 के तहत लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण की परिभाषा दी गई, जिसमें जैविक घटकों तथा भौतिक घटकों के बारे में, जिसमें जैविक घटक तथा भौतिक घटकों के बारे में अंतःक्रिया, उनके आपस में अंतःक्रिया को बतलाया गया था। उनके आपस में अंतःक्रिया को बताया गया था, जो कि 1986 में आया था। में आया था और यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था, इफेक्ट में आया था। अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। इसका प्रमुख कारण, पर्यावरण संरक्षण नियम 1986 का लागू होने का प्रमुख कारण है कि 2 से 3 दिसंबर 1984 को, 1984 को भोपाल गैस त्रासदी होते हैं। भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी होती है 2 से 3 दिसंबर 1984 को, जिसमें यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जिसमें एक कंपनी होती है जिसका नाम होता है यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो कि उर्वरक कंपनी है, उर्वरक कंपनी थी।
कि एक उर्वरक कंपनी है। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से, मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से, मिथाइल आइसोसाइनेट मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट नामक एक विषैली गैस की वजह से काफी लोगों की मृत्यु हो गई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसके पश्चात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 जो मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 जिसे मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन पे आधारित भारत में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता, अंतरराष्ट्रीय आर्टिकल 253 स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत आर्टिकल, भारत सरकार आर्टिकल 253 का प्रयोग करके, आर्टिकल 253 के तहत, आर्टिकल 253 के तहत पर्यावरण पर कानून बनाती है। अंतरराष्ट्रीय मुद्दा होता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्दे की वजह से पर्यावरण पर भारत सरकार आर्टिकल नंबर 253 के तहत कानून बनाती है। इसी कानून के तहत आर्टिकल 253 के तहत ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियम 1986 पारित किया गया, 19 नवंबर 1986 को पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान या लेजिस्लेटिव अम्ब्रेला के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 छाता विधान के नाम से जाना जाता है। आगे पढ़ना है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र, इसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र या इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सर्वप्रथम इसका प्रयोग, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले द्वारा 1935 में सर्वप्रथम एजी टांसले नामक व्यक्ति ने पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र के बारे में सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था, पारितंत्र नामक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। पारिस्थितिकी क्या होता है?
पारिस्थितिकी जो होता है, एक होता है ऐसे ही पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा होता है पारिस्थितिकी जिसको इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी शब्द के बारे में सर्वप्रथम इसकी विस्तृत व्याख्या, इसकी सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या अर्नेस्ट हैकल नामक व्यक्ति ने किया था। अर्नेस्ट हैकल ने किया था। तथा एक व्यक्ति होती है यूजिन ओडम, उनका नाम होता है यूजिन ओडम। यूजिन ओडम, यूजिन ओडम के अनुसार प्रकृति की पारिस्थितिकी जो होता है, प्रकृति की संरचना, यह प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन होता है। यूजिन ओडम के अनुसार प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी कहलाता है। अब हमें पढ़ना है पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र जैविक और अजैविक घटकों का, पारिस्थितिकी तंत्र जैविक और अजैविक घटकों का आपस में अंतःक्रिया होती है। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम यह बहुत जैविक प्लस अजैविक घटकों का, जैविक और अजैविक घटकों का आपस में अंतःक्रिया होती है। आपस में अंतःक्रिया, जैविक और अजैविक घटकों का आपस में अंतःक्रिया को ही इकोसिस्टम बोलते हैं, जिसे एजी टांसले द्वारा 1935 में बताया गया था। और जो इकोसिस्टम होता है एक खुला तंत्र होता है। इकोसिस्टम कैसा तंत्र है? इकोसिस्टम एक खुला तंत्र होता है। इकोसिस्टम एक खुला तंत्र है। खुला तंत्र मतलब ओपन सिस्टम है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है इकोसिस्टम कैसा तंत्र होता है? इकोसिस्टम एक ओपन सिस्टम होता है। इकोसिस्टम एक ओपन सिस्टम होता है। खुला तंत्र कहने का मतलब तात्पर्य है इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवेश, इकोसिस्टम में ऊर्जा का लगातार प्रवेश, पदार्थों का लगातार प्रवेश होता रहता है। ऊर्जा एवं पदार्थों का निवेश लगातार होता है। ऊर्जा एवं पदार्थों का निवेश लगातार होता है। इसीलिए इकोसिस्टम को एक खुला तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र को एक खुला तंत्र या ओपन सिस्टम भी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या पारतंत्र टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा होता है कृत्रिम पारतंत्र। पारिस्थितिकी पारतंत्र के अंतर्गत आपके स्थलज, जबकि दूसरा होता है जलज। स्थलज के अंतर्गत आपका जीव जंतु, पेड़ पौधे,
जो स्थल भाग में पाए जाते हैं। दूसरा जैसे मनुष्य वगैरह हो गया, मनुष्य, शेर इत्यादि। जलज जीव, जल में पाए जाने वाले जीव। जल में पाए जाने वाले जीव को जलज कहते हैं। दूसरा होता है कृत्रिम पायतंत्र। ऐसे पायतंत्र को कहा जाता है जो मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। ऐसा इकोसिस्टम जिसे मनुष्य के द्वारा निर्मित किया जाता है, ऐसे इकोसिस्टम को कृत्रिम पायतंत्र के नाम से जानते हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित पायतंत्र, जिसमें घास स्थल, जिसमें धान का खेत, जो कृषि के अंतर्गत आता है, कृषि के अंतर्गत आता है इत्यादि। धान का खेत हो गया, झील हो गया आदि का निर्माण कृत्रिम पायतंत्र के अंदर किया जाता है मनुष्य के द्वारा। दूसरा पढ़ना है पारिस्थितिकी तंत्र के ये प्रकार। और अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों को दो पार्ट्स में बांटा गया है। वैसे अजैविक घटक के एक पार्ट्स को सांस्कृतिक घटक के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यतः इसके दो पार्ट्स होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक, जैविक घटक के अंतर्गत और अजैविक घटक के अंतर्गत। जैविक घटक के अंतर्गत हम तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक या अपमार्जक जिसे कहा जाता है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर, कंपोजर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तथा उपभोक्ता वे होते हैं जो दूसरे प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, तथा अपघटक वे होते हैं जो ये उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं को डिकम्पोज करके पुनः चक्रण करते हैं और फिर मृदा में, एनवायरमेंट में उसको वापस मिला देते हैं। तीसरा होता है दूसरा घटक होता है जैविक घटक। जैविक घटक को भी जैविक घटक के अंतर्गत सूर्य का प्रकाश, ताप, हवा, सूर्य, ताप, हवा, मृदा आदि भागों में इसको हम बांट के पढ़ते हैं। आदि भागों में इसको बांट के पढ़ा जाता है। अब अजैविक घटक जो होते हैं, अजैविक घटकों के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। अजैविक घटक क्या होता है? अजैविक घटक क्या होता है? अजैविक घटक वे घटक होते हैं जो निर्जीव अवस्था में होते हैं तथा ये एनवायरमेंट में जैविक पदार्थों के साथ, जैविक घटकों के साथ अंतःक्रिया करके पर्यावरण का निर्माण करते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत सबसे प्रमुख आता है सूर्य। सूर्य जो होता है ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत होता है।
सूर्य ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत होता है। यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य जो होता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। इसका काम होता है तापमान को मेंटेन करना, प्रकाश संश्लेषण आदि क्रियाओं का इसका प्रमुख कार्य क्या क्या होता है? तापमान नियंत्रित करना, तापमान का नियंत्रण, दूसरा हो गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आदि को नियंत्रित करती है। दूसरा पढ़ना है जल। जल को जो है जीवन का आधार माना गया है। जल जो होता है वो जीवन का आधार होता है। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जल की अति आवश्यकता होती है। कोई भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी जल की आवश्यकता होती है। इसे अजैविक घटक के अंतर्गत रखा गया है। जल जीवन का आधार है। जीवन का आधार क्या है? जीवन का आधार जल है, इसीलिए कहा गया है जल ही जीवन है। तीसरा है तापमान। तापमान के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश द्वारा जो एनर्जी मिलती है उससे सूर्य जो होता है अपनी ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से एनवायरनमेंट में तापमान को नियंत्रित करती है। तापमान भी इसी के अंतर्गत आता है। और अगला जो है हवा। हवा में हवा के अंतर्गत ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस आदि उपलब्ध होते हैं, आदि पाए जाते हैं, जो पौधों के विकास के लिए, पर्यावरण में जीव जंतुओं के श्वसन के लिए तथा प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। और पांचवा है मृदा जो होती है पौधों के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। हरे पौधों के विकास के लिए मृदा की आवश्यकता होती है। मृदा में खनिज लवण ये हरे पौधों में पाया जाता है, हरे पौधों के लिए आवश्यक है। इसके अंतर्गत जो मृदा लवण, जो खनिज लवण वगैरह पाए जाते हैं, ये सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा प्रभावित होते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी क्रियाओं द्वारा प्रभावित होते हैं, हरे पौधे वगैरह आते हैं। अगला जो है हमें जैविक घटक के बारे में पढ़ना है। जैविक घटक में पहला है उत्पादक वे पदार्थ होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा अजैविक घटकों से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें उत्पादक कहा गया है। उत्पादक के अंतर्गत हरे पौधे आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कुछ जीवाणु आते हैं, कुछ जीवाणु और फफूंद इसके अंतर्गत रखे गए हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें हम प्राथमिक उत्पादक के नाम से भी जाना जा सकता है। तथा अन्य उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक के बाद इसे हम जो उपभोक्ता होते हैं वो इन पर डिपेंडेंट होते हैं। उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता को भी कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक उपभोक्ता, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स से सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता मतलब शाकाहारी जीव, वे जीव जो उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, शाकाहारी जीव इसके अंतर्गत रखे गए हैं। वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीवों को कहा जाता है। जो शाकाहारी जीव उत्पादकों या हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। दूसरा होता है द्वितीयक उपभोक्ता, इसके अंतर्गत
मांसाहारी जीवों को रखा गया है। मांसाहारी जीव, शाकाहारी जीव में आप लिख सकते हैं बकरी, बकरी, खरगोश, खरगोश तथा द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आप मांसाहारी जीव में आप लिख सकते हैं लोमड़ी, लोमड़ी इत्यादि। तथा तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत ये शीर्ष मांसाहारी जीव होते हैं। कौन शीर्ष मांसाहारी जीव कहा जा सकता है? शीर्ष मांसाहारी जीव, मांसाहारी जीव इसके अंतर्गत आप रख सकते हैं सर्वाहारी जो भी चीजें होती हैं, सर्वाहारी अर्थात मनुष्य वही जो मनुष्य सर्वाहारी होते हैं, मनुष्य को सर्वाहारी में रखा गया है तो मनुष्य को हम तृतीय उपभोक्ता में डाला सकते हैं। वो प्राथमिक उपभोक्ता भी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता जो पिचर प्लांट होता है, पर क्वेश्चन आया था पिचर प्लांट क्या है, वो प्राथमिक उपभोक्ता उसको उत्पादक में रखा गया है। पिचर प्लांट जो होता है वो क्या होता है, वो उत्पादक होता है, इंपॉर्टेंट है। अगला जो है तृतीय उपभोक्ता शीर्ष मांसाहारी, इसमें सर्वाहारी जीव शेर आदि को रखा गया है। ये होता है उपभोक्ता की श्रेणी। अब इसके बाद है, इसके अंतर्गत अपघटक आते हैं। तीसरा पार्ट क्या है? अपघटक। क्या है? अपघटक। अपघटक जो होते हैं इनका काम होता है जो भी सड़े गले पदार्थ होते हैं जो एनवायरमेंट में मतलब एनवायरमेंट में पाए जाते हैं, सड़े गले पदार्थों को ये जीवाणु और फफूंदों द्वारा इनका डिकम्पोज करके मृदा में पुनः इनका रिसाइकल किया जाता है। इनको क्या बोलते हैं? अपघटक बोलते हैं। अपघटक के अंतर्गत कुछ जीवाणु और फफूंद आते हैं। इसके अंतर्गत क्या रखते हैं? जीवाणु पाए जाते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया, फफूंद इत्यादि पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, सॉरी गलती होगी, यहाँ पे उत्पादकों में कुछ जीवाणु वगैरह डाल दिए हैं। कुछ जीवाणु ठीक है, कुछ जीवाणु जो होते हैं जैसे ग्रीन है एल्गी जो होते हैं ये उत्पादक के अंतर्गत आते हैं, और फफूंद, ठीक है सही है। अपघटक क्या होता है? अपघटक के अंतर्गत जीवाणु और फफूंद भी आते हैं। जीवाणु फफूंद जो सड़े गले पदार्थों को डिकम्पोज करके एनवायरनमेंट में मिला देते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं, उनको उपभोक्ता, उनको अपघटक कहा जाता है, डिकम्पोजर के नाम से जाना जाता है। ये मृत पौधे और पशुओं को या अपशिष्ट पदार्थों को विघटित करके एनवायरनमेंट में मिलाने का काम करते हैं, अर्थात सरल कार्बनिक तत्वों में बदलते हैं। ये क्या करते हैं? इनको सरल कार्बनिक तत्वों में बदल देते हैं और पाचन में पोषण चक्रों को बनाए रखते हैं। ये पोषण चक्र बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पोषण चक्र, ये पोषण चक्र को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पोषण चक्र को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पाचतंत्र की कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ना। पाचतंत्र क्या है? पाचतंत्र की कार्यप्रणाली। अगला टॉपिक क्या है? पाचतंत्र की कार्यप्रणाली। पाचतंत्र की कार्यप्रणाली, इसमें पहले पढ़ना है आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला, फूड चेन या खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फूड चेन। फूड चेन जो शब्द दिया गया है, फूड चेन शब्द जो दिया गया चार्ल्स एल्टन के द्वारा सन 1927 में दिया गया था। फूड चेन शब्द को सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन के द्वारा 1927 में फूड चेन शब्द को दिया गया था। नाम क्या है? चार्ल्स एल्टन। सन क्या है? 1927। चार्ल्स एल्टन फूड चेन के बारे में बताते हैं। 1927 में इसके बारे में उन्होंने बताया था, सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन बताया था।
पायतंत्र जो होता है, पायतंत्र में ऊर्जा हो या पदार्थों का, पायतंत्र में ऊर्जा और पोषक तत्वों का एक जीव से दूसरे जीव तक जो क्रमिक परिवर्तन, एक जीव से दूसरे जीव तक क्रमिक हस्तांतरण जिस रैखिक क्रम में होता है, पोषक तत्वों और पदार्थों का एक जीव से दूसरे जीव तक क्रमिक परिवर्तन, जो इसका क्रमिक परिवर्तन होता है ऊर्जा और पदार्थों का जिस रैखिक क्रम में होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला के नाम से जानते हैं। मतलब एक जीव से दूसरे जीव तक किसका, ऊर्जा व पदार्थों का क्रमिक रूप से स्थानांतरण जिस रैखिक क्रम में होता है, एक रैखिक क्रम में होता है, मतलब एक सीधी रेखा में होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे ही आहार श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इसे आहार श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। आहार श्रृंखला के उदाहरण के रूप में जैसे देख सकते हैं, आहार श्रृंखला का उदाहरण होगा जैसे आपके हरे पौधे, हरे छोटे पौधे जो होते हैं, इनको खाएगा कौन, टिड्डा, टिड्डे को खाएगा मेढक, मेढक को कौन खाएगा, सर्प खाएंगे, और इसको खाएगा बाज। हरे पौधे हो गए आपके प्राथमिक उत्पादक, हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है। फिर टिड्डा आता है प्राथमिक उपभोक्ता जो हरे पौधों को खाता है, टिड्डे को मेढक, टिड्डा जो होता है किसका पोषक होता है, ये मेढक का होता है जो कि द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। सर्प जो होता है तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत रखा गया है, और बाज को जो है शीर्ष उपभोक्ता के रूप में इसे जाना जाता है। बाज क्या हो गया आपका, शीर्ष उपभोक्ता के नाम से जाना जाता है। तो क्या बोलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है हरे पौधे, इनको खाएंगे बकरी, बकरी से लोमड़ी, लोमड़ी या शेर। हो गया प्राथमिक उत्पादक हो गया प्राथमिक उपभोक्ता, और द्वितीय उपभोक्ता के अंदर लोमड़ी आ जाता है। इसके बाद आपका पौधे, हरे पौधे, खरगोश, खरगोश को लोमड़ी। या इसके स्थान पे नीचे निकल देते हैं शेर। ये जो क्रम है, हरे पौधे से बांस तक का जो ये श्रृंखला है, एक रैखिक क्रम में सीधी श्रृंखला जिसमें ऊर्जा और पदार्थों का निवेश लगातार हो रहा है, यह एक दिशी होता है। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो सदैव एक दिशी होता है, अर्थात एक ही डायरेक्शन में होता है। ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ये हरे पौधे से टिड्डा, टिड्डा से मेढक, मेढक से सर्प और बाज की तरफ आगे बढ़ता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। ऊर्जा प्रवाह से संबंधित लिंडेमान एक व्यक्ति होते हैं, रेमंड लिंडेमान। रेमंड लिंडेमान ने 1942 में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम, 10% ऊर्जा का नियम, ऊर्जा का नियम दिया। रेमंड लिंडेमान के अनुसार एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर तक जाने में ऊर्जा का 10% ही ट्रांसफर होता है, अर्थात एक कोशीय स्तर से द्वितीय कोशीय स्तर, द्वितीय से तृतीय कोशीय स्तर तक उसका 10% मात्र ही स्थानांतरित होता है।
बाकी 90% भाग जो होता है उसके मेटाबॉलिक रिएक्शन में और श्वसन आदि में खर्च हो जाता है। 10% ऊर्जा का नियम है। एक कोशीय स्तर से द्वितीयक दूसरे कोशीय स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण मात्र 10% होता है। बाकी 90% जीव द्वारा श्वसन व चयापचयी क्रियाएं मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन क्रियाएं मेटाबॉलिक रिएक्शन 90% जीव द्वारा श्वसन चयापचयी क्रियाओं में खर्च होता है। लिंडेमान के अनुसार लिंडेमान के अनुसार प्राथमिक पोषक स्तर से द्वितीय पोषक स्तर तक ऊर्जा का 10% ह्रास होता है। ये प्राथमिक उपभोगी उत्पादक है। प्राथमिक उत्पादक द्वितीय उत्पादक और ये शीर्ष यानी तृतीय। ये सब उपभोक्ता है। अगर उत्पादक के पास 1000 जूल 1000 कैलोरी ऊर्जा है, अगर उत्पादक के पास 1000 कैलोरी ऊर्जा है, इसको हम प्रथम कोशीय स्तर, द्वितीय कोशीय स्तर, तृतीय कोशीय स्तर और ये चतुर्थ कोशीय स्तर।
लिंडमान के अनुसार एक कोशीय स्तर से द्वितीय कोशीय स्तर में जाने पर ऊर्जा का 10% ह्रास होता है। अर्थात अगर प्रथम कोशीय स्तर पर 1000 किलो कैलोरी है तो द्वितीय कोशिका स्तर पर जाने पर ये कैलोरी 1000 का 10%, 1000 किलो कैलोरी का 10% यानी 100 किलो कैलोरी ही अगले कोशीय स्तर में स्थानांतरित होगी। तो दूसरे में 100 किलो कैलोरी, इसी प्रकार आगे के क्रम में भी जारी रहेगा। तो 100 किलो कैलोरी का फिर 10% कितना आएगा, 100 किलो कैलोरी का अगर निकालेंगे तो 100 किलो कैलोरी का 10%, 10/100 यानी 10 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी। और आगे भी यही रहेगा, 10% का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी ही आगे स्थानांतरित होगी। और ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ऊर्जा का प्रवाह एक कोशीय स्तर से द्वितीय कोशीय स्तर तक या चतुर्थ कोशीय स्तर तक एक दिशीय होता है। अर्थात ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। कैसा होता है, एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अगला क्या है, फूड वेव। फूड वेव का मतलब खाद्य जाल। खाद्य जाल यानी फूड वेव। एक पारतंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं। एक पारतंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं। उन सभी आहार श्रृंखलाओं का, एक पारतंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं जो प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। एक तंत्र में अनेक एक पारतंत्र में या पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं जो एक दूसरे से आपस में जुड़ी होती हैं, जो जीवों द्वारा एक दूसरे के उपभोग करने के लिए ऊर्जा और पोषक तत्वों का प्रवाह, इसमें ऊर्जा और पोषक तत्वों के प्रवाह को दर्शाती हैं। और इसमें एक खाद्य जाल के अंतर्गत लिखते हैं। एक खाद्य जाल जो होता है क्या होता है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। और ये आपस में मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती है। खाद्य जाल का निर्माण करती है या बनाती है। जैसे हरे पौधे, यहाँ पे हरे पौधों को कौन खाएगा, खरगोश। खरगोश को खा रहा है कौन, लोमड़ी। हरे पौधों को टिड्डा भी खा रहा है। हरे पौधों को टिड्डा खाएंगे। टिड्डा, टिड्डे को खाएगा मेढक। टिड्डे को कौन खाएगा, मेढक। मेढक को कौन खाएगा, सर्प। मेढक को कौन खाता है, सर्प खाते हैं।
यहाँ पे हरे पौधे को टिड्डा, टिड्डे को मेढक और मेढक को सर्प खाएगा। और हरे पौधों को चिड़िया हरे पौधों को खा सकती है, चिड़िया गिरेगी और चिड़िया भी सर्प के द्वारा खाया जाता है। और सर्प को बाज, छोटी चिड़िया जो होती है बाज के द्वारा खाई जाती है। छोटी चिड़िया जो है बाज के द्वारा खाई जाती है। और आपका मेढक जो होता है, मेढक को सर्प भी खाते हैं और मेढक को बाज भी खा सकता है। तो ये पूरी खाद्य श्रृंखला बनी हुई है, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये सब जो है आपस में जुड़ी हुई और इनका डीकम्पोज किया जाता है। इनको क्या करता है, डीकम्पोज करते हैं। और डीकम्पोज कौन करता है, बैक्टीरिया। जब इनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु के पश्चात ये जब मृदा में पाए जाते हैं और इनको सड़े गले पदार्थों के रूप में बचे रहते हैं और इनका डीकम्पोज करके जीवाणु और बैक्टीरिया इनको मृदा में फिर इनका पुनर्चक्रण करते रहते हैं। क्या करते हैं, इनका पुनर्चक्रण मृदा में किया जाता है। फिर 10% ऊर्जा का नियम जो है रेमंड लैंडमैन द्वारा दिया गया था, वो तो बता ही दिया गया। अगला टॉपिक क्या है, ऊर्जा का पिरामिड। अगला टॉपिक क्या है, ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सीधा होता है। ये उत्पादक से शुरू होकर जो होता है उपभोक्ता तक जाता है। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है, ये उत्पादक से शुरू होकर उपभोक्ता तक जाता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, सदैव सीधा होता है, सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सीधा क्यों होता है, रीजन इसका है कि प्राथमिक पोषक स्तर यानी उत्पादक, यह है प्राथमिक पोषक स्तर। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक और ये शीर्ष उपभोक्ता। उत्पादकों की संख्या जो है ज्यादा होती है, प्राथमिक पोषक उत्पादकों के पास ऊर्जा जो प्राथमिक पोषक स्तर होता है इसे प्राथमिक पोषक स्तर बोलेंगे। प्राथमिक पोषक स्तर, ऐसे ही द्वितीयक पोषक स्तर, फिर तृतीयक, फिर चतुर्थ पोषक स्तर। प्राथमिक पोषक स्तर के पास अगर 10,000 किलो कैलोरीज है तो ये अगले पोषक स्तर में जाकर 10,000 का 10% बराबर 1,000 किलो कैलोरीज हो जाएगा। फिर 100 किलो कैलोरीज, फिर 10 किलो कैलोरीज के रूप में बचता है। मतलब 10,000 किलो कैलोरी अर्थात उत्पादक जो है उसका आधार अधिक चौड़ा है। आधार अधिक चौड़ा होता है इसलिए इसका जो ग्राफ बनता है वो सीधा बनता है। जो ऊर्जा का पिरामिड होता है उसका आकार कैसा बनता है, सीधा बनता है। अगले पोषक स्तर में ऊर्जा का एक हिस्सा ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाते हैं और जो बचे हुए भाग होते हैं वो अपने अगले पोषक स्तर में प्राथमिक पोषक स्तर से द्वितीय पोषक स्तर में ट्रांसफर होते हैं। 90% जो होता है उसके श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में ही खत्म हो जाता है, उसके श्वसन में और मेटाबॉलिक रिएक्शन में ही खत्म हो जाता है। बाकी बचा हुआ 10% जो होता है वो प्राथमिक से द्वितीय की तरफ स्थानांतरित होता है। जैसे सूर्य से जितनी भी ऊर्जा मिलती है वो सारी उत्पादकों अर्थात हरे पौधों को जाती है। हरे पौधों को जो खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जैसे टिड्डा हो गया, आपका खरगोश हो गया, बकरी हो गया, ये सब जो होते हैं उसका 10% ऊर्जा, उसकी 10% ऊर्जा का ट्रांसफर जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता यानी द्वितीय पोषक स्तर के लिए होता है।
फिर तृतीयक में उसका 10%, 100 किलो कैलोरीज, फिर 10 किलो कैलोरीज के ऊपर शीर्ष उपभोक्ता के पास लास्ट में बचता है। तो जो इसका ग्राफ बनता है, बेस इसका जो होता है, आधार होता है, वो अधिक चौड़ा होता है, और ऊपर का भाग शीर्ष भाग जो होता है वो संकीर्ण होता है। तो नीचे जो इसका आधार होता है वो अधिक चौड़ा होता है। आधार क्या होता है? आधार अधिक चौड़ा है और शीर्ष जो होता है संकीर्ण होता है। शीर्ष भाग क्या है? संकीर्ण होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ये सदैव सीधा होता है, इसका आधार जो होता है अधिक चौड़ा होता है, शीर्ष भाग इसका संकीर्ण होता है। ये लिंडमान के 10% ऊर्जा के नियम का पालन करता है। अगला जो है जैव भार क्या होता है? जीव भार। यह एक ऐसा ग्राफ होता है जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र, अगला क्या है? जैव भार। इसको क्या बोलते हैं? बायोमास। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में क्या है? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक आरेख होता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसा ग्राफ है जो विभिन्न जैविक स्तरों, पोषक स्तरों में जीवों के कुल द्रव्यमान, विभिन्न पोषक स्तरों के कुल जैविक द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? ये कुल जैविक द्रव्यमान को दिखाता है। यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जैविक स्तरों पर जीवों के कुल जीव द्रव्यमान, ये जीवों का कुल जीव द्रव्यमान होता है। जीवों का कुल जीव द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। जीव द्रव्यमान, जीवों का कुल जीव द्रव्यमान होता था, बायोमास होता है। जीव भार को हम स्थल और जलीय पायतंत्र के अलग अलग पढ़ते हैं। स्थलीय पायतंत्र के लिए जीव भार जो होता है, स्थलीय पायतंत्र, अगला कौन सा? जलीय पायतंत्र। स्थलीय पायतंत्र के लिए जो जीव भार होता है वो सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। जबकि जलीय पायतंत्र के लिए जो आपका जीव भार का पिरामिड होता है, जीव भार के लिए जीव भार का पिरामिड स्थलीय पायतंत्र का उत्पादकों के जीव भार जो होता है वो ज्यादा होता है। इसके बाद उनकी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, यहाँ पे पेड़ पौधे, उसके बाद बकरी, खरगोश, फिर सेब।